सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये जो टॉपिक है आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से दिया हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वर्णन, है ना। बट मेजर जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम यहाँ पर 3 पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को अभी हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज और, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वीडियो क्लास में हम आपके एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसको कंप्लीटली टारगेट करेंगे। प्लस साथ साथ में आज के दिन हमारे लिए एमपी लेबर इंस्पेक्टर यानी कि आपकी ग्रुप 2 की भी जो रूल बुक है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। इसका भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि क्या उसका क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी दी है, और मैं डिटेल में इसका भी एक वीडियो बनाया है, ठीक है। और मैं आपको लिंक में भी ये वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 258 इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संबंध में हमारी क्लास। देखो, अगर हम मध्य प्रदेश को देखें यहाँ पर, तो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या किया यहाँ पर इन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, मध्य भारत का पठार एक जो है वो कौन सा पार्ट है आपको यहाँ पर, बुंदेलखंड का पठार। सिंपल सी बात, हम ये पहले समझ लेते हैं जिन लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है कि भौगोलिक संरचना में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी क्षेत्र में मैदान है या नहीं, मैदान है वो कौन से हैं, वहां पर हम देखेंगे पर्वतमाला कौन सी है, वहां पर हम देखते हैं पठार कौन से हैं, वहां पर हम देखेंगे यहाँ पर झील कौन सी है, घाटी कौन सी है। तो इन सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, भौगोलिक संरचना का पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला आपको कि हम यहाँ पर 3 क्लास डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो पठार है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, प्लस साथ में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी तो वहां पे पठार का रिमेनिंग पार्ट और यहाँ पर आपके जो पर्वत हैं उनको हम देख लेंगे। और इस प्रकार की आपकी जो झील और घाटी जो है बहुत कम रेयर में देखने को मिलेगी, तो इन सबको भी अपन यहाँ पर कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। एक तो आपको मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार हो गया। एक जो है वो आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, मालवा का पठार। एक आपकी कौन सी, नर्मदा घाटी यानी नर्मदा सोन घाटी। और एक जो है वो आपका कौन सा यहाँ पर, बघेलखंड का पठार। और आप नीचे देखते हैं यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सतपुड़ा एंड मेकाल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये बुंदेलखंड का रीजन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, बस आप इसको लोकेशन वाइज हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है तो वो कौन सा आपका यहाँ पर, मालवा का पठार है, जो कि आपका 28% मध्य प्रदेश के भूभाग में। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा आपका यहाँ पर, मालवा का पठार है, जो कि आपके संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% है। क्लियर। जबकि वहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर आपको क्या आंसर याद रखना है यहाँ पर, 26%। सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखने हैं और हमको ये भी नंबर्स भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, सो वो है आपका यहाँ पर बघेलखंड का पठार, क्योंकि ये जो है आपके 7% भाग में फैला हुआ है। क्लियर। सो यहाँ से आपके 3 जो है वो आपके क्वेश्चन रेडी होते हैं। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर टफ करता है क्वेश्चन को तो वहां पर वो क्रम पूछ सकता है, ठीक है। जैसे वो बोल सकता है कि मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको आप आरोही क्रम में लिखो, आपको 4 ऑप्शन देगा और यहाँ पर उन ऑप्शन को यहाँ पर वो क्रम वाइज जमवाएगा आपसे, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ सकता है यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखो, यानी कि आपके घटते हुए क्रम में, और यहाँ पे कौन सा आपके यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम। सो हम आसानी से लगा लेंगे, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे, क्योंकि हमको ये सब चीजें याद रखनी है। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है आपका यहाँ पर,
मालवा का पठार है। दूसरे नंबर पे हम जाए यहाँ पर तो वो कौन सी आपकी यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी का पार्ट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि तीसरे नंबर का जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। सो थर्ड नंबर पर जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सो यहाँ पर आप क्रमवाही तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, और अगर आपको ये चीज याद रहेंगी, है ना, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनसे इतना लेवल पर याद होता नहीं है। सो आप अगर इन सब चीजों को याद करते हैं और माइंड में सेट करते हैं, सो ये मान के चलना कि हमारी जो सफलता है वो एक कदम हम दूसरों से आगे निकले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2000 में, सन 2000 तक देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही पार्ट थे, ठीक है। लेकिन 2000 में क्या हुआ, इनका सेपरेशन हो गया। सो अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश जो कि 2000 से पहले था, तो वहां पर कुल जो भौतिक प्रदेश थे, ठीक है, वो कितने थे आपके यहाँ पर 9 भौतिक प्रदेश थे, ठीक है। तो इन 9 भौतिक प्रदेशों में से छत्तीसगढ़ में आपके 2 भौतिक प्रदेश चले गए। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने भौतिक क्षेत्र हैं आपके यहाँ पर, सो आपको क्या आंसर लगाना है, 7, ठीक है। वो कौन कौन से आपके यहाँ पर, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और एक जो लास्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पर बघेलखंड का पठार। इसमें सबसे बड़ा जो है वो मैंने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मालवा का पठार है, जबकि जो सबसे छोटा है वो कौन सा आपका यहाँ पर, वो आपका है बघेलखंड का पठार। क्लियर, हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। हर चीज के जो डाउट्स हैं वो अब वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखोगे तो हर प्रकार के डाउट आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे हमने यहाँ पे इस डाटा को कवर किया हुआ है। अब देखो, अब 2 जो भाग थे जो कि आपके छत्तीसगढ़ के थे, वो कौन कौन से थे आपके यहाँ पर, महानदी बेसिन, ठीक है, जो अपर साइड का पार्ट है, कौन सा पार्ट आपके यहाँ पे महानदी बेसिन, और एक जो है वो कौन सा आपके यहाँ पर दंडकारण्य पठार, ठीक है। सो दंडकारण्य जो पठार है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस सर्कल में देखने को मिलता है आपका, जहां पर हमको ये बस्तर वगैरह का पार्ट हो गया, दुर्ग वगैरह का पार्ट हो गया, रायपुर के आसपास का पार्ट हो गया। सो दंडकारण्य का पार्ट हमको देखने को मिलता है, और ये एक प्रकार से नक्सलाइड एरिया है आपका। कैसा एरिया आपका, ये नक्सल वादियों से प्रभावित एरिया है। सो आप इसको याद रखना, कौन कौन से 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में गए हैं, एक गया आपका कौन सा महानदी बेसिन, और एक कौन सा आपका यहाँ पर दंडकारण्य पठार, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब राज्य के जो भौतिक प्रदेश है उनको हमने यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा है। सर अभी तो आपने बोला 7 पार्ट में है। सो जनरली है क्या यहाँ पर कि 3 बेसिक पार्ट है आपके प्राकृतिक संरचना के आधार पर, और ये जो पहला वाला है इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे 5 भागों में बांटा है, ठीक है। एक कौन सा आपका यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश, कौन सा आपका यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और जो तीसरा जो है वो कौन सा आपका बघेलखंड का पठार। और आपका जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको हमने यहाँ पर कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, आपके यहाँ पर 5 प्रकार में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कितनी प्राकृतिक संरचना है, तो 3 लगाना है, और कितने भौतिक प्रदेश हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक संरचना के आधार पर भाग हैं, तो फिर आंसर क्या लगाना है आपको यहाँ पर 7th लगाना है। क्लियर, सो याद रखना है कि मध्य उच्च प्रदेश जो है वो हमने उसको क्या कर दिया, 5 भाग में क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब वन बाय वन हम जो है इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, कि इसमें कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, इनमें कौन कौन सी चोटियां जो फेमस है, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान आ रहे हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलो तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मालवा का पठार। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे मेजर जो पॉइंट आपको याद रखना है, हमको याद रखना होता है जिले, बट इतने सारे जिले हैं प्रदेश में तो आप सब जिलों को क्रमबद्ध तरीके से याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पावर यूज करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा जिला आ रहा होगा, यहाँ पर कौन सा आ रहा होगा, इस सर्कल में कौन से आ रहे होंगे। सो बार बार अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं जिलों का, तो वहां पर हम आसानी से इन क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं अपन यहाँ पर मालवा के पठार में कि मालवा का जो पठार है आपका, ठीक है, मध्य
मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो पूरा सर्कल है आपका, ये कौन सा पार्ट है आपका यहाँ पर, मध्य उच्च प्रदेश है। कौन सा है आपका यहाँ पर, मध्य उच्च प्रदेश है। तो मध्य उच्च प्रदेश की अपन बात करें तो ये पश्चिम का ये वाला जो भाग है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रट्टाफिकेशन लगाने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मालवा का पठार, मान के चल लो ये मालवा का पठार है, और मैंने आपसे पूछा कि साहब मालवा के पठार के ऊपर कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है। सो मालवा के पठार के ऊपर कौन सा आपका मध्य भारत का पठार है। अब यहीं पर हम देखें यहाँ पर कि मालवा के पठार के पूरब में कौन सा है, तो ये है आपका क्या, मालवा का पठार। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, रीवा पन्ना का पठार। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके, रीवा पन्ना का पठार। सो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो क्या है आपके यहाँ पर, रीवा पन्ना का पठार। सो इस प्रकार से भी आपके यहाँ पर क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर ये चीज माइंड में सेट कर लोगे, ठीक है, जैसे मालवा के पठार के दक्षिण में कौन सा है, तो वहां क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पठार के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, तो यहाँ पर 4 से 5 प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में क्या करना है, एक इमेज को देखते हुए हमको माइंड में सेट करना है। ठीक है, देखो अब बात करें यहाँ पे, कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पठार है मध्य प्रदेश का जिसको कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है आपका कौन सा यहाँ पर, मालवा का पठार। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्र के अनुसार हम बात करें यहाँ पर, तो मालवा का जो पठार है वो कुल भूमि का 28% है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक क्षेत्र है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो एग्जैक्ट कितना है आपका, 88,222 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। सो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे बड़ा ये भौगोलिक क्षेत्र है आपका। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, ये जो मालवा का जो पठार है वहां इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, सो हम बात करें यहाँ पर कि मालवा का पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। यानी कि ज्वालामुखी के लावा होने के कारण, ठीक है, ये बहुत पूर्व में हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में हम बात करें मालवा में, यानी कि मध्य प्रदेश में, है ना, किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, किंतु कहीं कालखंड में ये आपके ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे और वहां पर उसकी जो लावा निकला है, मैग्मा निकला है, तो उसके निक्षेपण की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर इसी कारण क्या पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें यहाँ पर कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, आपकी काली मिट्टी। और सॉइल यानी मिट्टी से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है हमारी क्लास में, तो आप जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीनी यात्री फायान था, तो उसने ऐसा बोला कि मालवा की जो जलवायु है ना वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। सो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब मालवा की जलवायु है कैसी, इतनी शानदार है क्या विश्व की, सो मालवा के रीजन में आप रहते हो तो ना तो आपको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी ना तो गर्मी ज्यादा लगेगी। यानी कि मालवा की जलवायु जो है एक प्रकार की सम जलवायु, तो ऐसी जलवायु जो है वो बहुत परफेक्ट रहती है ना, सभी लोगों को रास भी आती है ये। सो चीनी यात्री फायर ने मालवा की जलवायु को बेस्ट बताया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मालवा जो है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र है तो वहां पर पर्वत चोटियां तो होंगी। सो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कौन सी, सिगार चोटी। ठीक है, और आप अगर जाते हो जनापाव, यानी कि ये जो है आपके इंदौर में है, कहाँ पर आपके यहाँ पर इंदौर जिले में है। और इंदौर में भी जाते हैं तो मऊ के सर्कल में जाएंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा, फेमस है क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सो जनापाव की चोटी, सिगार की चोटी, ठीक है, और धजारी और आपकी गोमनपुर, तो ये जो चोटियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी यहाँ पर मालवा के पठार के अंतर्गत आएंगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, तो वो कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, सिगार की चोटी होगी। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे मालवा का पठार हम देखें तो
मान के चलो कि ये आपका मालवा का पठार है और यहाँ पर देखें तो कई नदियां जो हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, कई नदियां जो हैं वो आपके पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो ये यहाँ पर हम देखें तो दो प्रकार से नदियों का प्रवाह हो रहा है, एक तो उत्तर की ओर हो रहा है और एक कहाँ पे हो रहा है, आपका पश्चिम की ओर हो रहा है। ठीक है, सो वही पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि चंबल, सिंध, कैन, बेतवा इत्यादि नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और जाके यमुना जी में जाके मीट कर रही है। तो नदियों से रिलेटेड भी जो वीडियो वो भी आप देख लो यहाँ पर। जबकि आपकी माही, नर्मदा, ताप्ती इसी पठार से होते हुए कहाँ की ओर फ्लो होती है, आपके यहाँ पर पश्चिम की ओर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आगे बात करें यहाँ पर कि आपको कौन कौन से जो जिले हैं वो आपको इस मालवा के पठार के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन तो कर दिया है, बट आप इसको याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि डायरेक्टली याद नहीं होंगे। देखो, हमको पता है कि मंदसौर हो गया, ठीक है, मंदसौर का भाग हो गया, आपका राजगढ़ हो गया, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल। तो इन सबको आप बार बार मैप देख के विजुलाइज करो तो बहुत बढ़िया पार्ट रहेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इस प्रकार से याद होगा नहीं। ठीक है, मैं अगर आपसे बोल दूं, मैं तो मेरे सामने तो लिखा हुआ है, अब मेरे सामने लिखा हुआ है तो मैं तो फट से बोल दूंगा, बट बहुत मुश्किल होता है कि एग्जाम तक ये सब चीजें याद रखना। सो ये याद बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करना है, आपको बार बार मैप देखना है, अच्छी तरह से मैप की स्टडी करनी है। सो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट ये हो जाएगा कि कौन सा जो जिला है वो कहाँ कहाँ पर है और ये मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होगा। जैसे कि हम बात करें, ये पार्ट है आपका, ठीक है। सो यहाँ पर अपन देखेंगे भोपाल हो गया, भोपाल के साइड में क्या रायसेन हो गया, राजगढ़ का पार्ट हो गया, यहाँ पर मंदसौर का पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका अलीराजपुर हो गया, आपके झाबुआ का पार्ट हो गया, धार का पार्ट हो गया। सो ये सर्कल आपको समझ में आ रहा है ना, सॉरी ये, हाँ, धार का पार्ट हो गया आपका। सो ये सर्कल अगर आप समझ लोगे अच्छी तरह से तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं और इसमें अलीराजपुर, झाबुआ ये सब मैंने बता दिया आपको, तो आप ये मैप के थ्रू ही याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो, मालवा का जो पठार है ना, नर्मदा और चंबल के बीच में क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें चंबल नदी का पार्ट जो है वो उत्तर की ओर फ्लो होती है और यहाँ पर थोड़ा सा जो भाग है, ठीक है, उठा हुआ पार्ट है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका जो आपकी नर्मदा नदी है तो इसके बीच में ये क्या काम कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब मध्य भारत का पठार अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो कुल है वो आपके 10.6% 10.6% भाग में फैला हुआ है, ठीक है, जो कि कुल प्रदेश के 32,896 किलोमीटर में है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मध्य भारत के पठार में मध्य प्रदेश की कौन कौन से जिले आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर समझ लो कौन सा जिला आ रहा होगा। यहाँ पर नीमच हो गया, मंदसौर का पार्ट हो गया, तो ये दो जिले आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको भिंड, मुरैना, यहाँ जाओगे आपको श्योपुर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पार्ट हो गया, गुना हो गया, यहाँ देखोगे तो आपको श्योपुर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के आपके मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है तो वहां पर आपका मध्य भारत का पठार है और इनके जो जिले हैं वो भी आपको विजुलाइज ही करना है, ऐसे रट्टा फिजिक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं साहब कि मध्य भारत के उत्तर में क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी आपकी उत्तर है, मध्य भारत के उत्तर में क्या है, तो मध्य भारत के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है। कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, आपकी यमुना जी। तो मध्य भारत के उत्तर में क्या हो गया, आपका यमुना हो गया। मध्य भारत के पश्चिम साइड में देखें तो यहाँ पर जो मेजर लैंडमार्क है, राजस्थान में पहुंच गए हम लोग, तो क्या पड़ता है आपको यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पड़ती है। तो ये सर्कल में आपका अरावली का पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक फ्लो रिवर भी फ्लो हो रही है इधर, यहाँ पे कौन सी, बनास रिवर, तो आप वो भी याद रखना। और ये रिवर्स के बारे में तो आप वीडियो जाकर देखो, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। सो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हर चीज को मैंने उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप एमपीपीएससी के प्री तक लेवल पर जाओगे तो वो वीडियो उसके लिए भी बहुत परफेक्ट होगी, ठीक है। सो अभी तो हम कांस्टेबल पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लेवल इंस्पेक्टर की आज रूल बुक आउट हुई है तो आप ये जो क्लासेस आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कि ये जो सर्कल है आपका कौन सा, पूर्वी भाग में बुंदेलखंड का पठार देखने को मिल रहा है।
तो ये याद करने की नीड नहीं है, बस आपको अच्छी तरह से मैप बना के समझना है तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि दक्षिण सीमा पर मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान, राजस्थान में भी हमको अरावली अगर कुछ ऑप्शन में दिया हो तो वैसे कर सकते हैं, उत्तर में यमुना का मैदान, यमुना नदी का पार देखने को मिलेगा, पूर्व में आपको क्या बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। सो याद करने से तो अच्छा है ना कि आप समझ लो, बहुत बढ़िया पार्ट रहेगा, है ना। चलो अब बात कर रहे हैं हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे चंबल का उपाध्य प्रदेश कहते हैं, क्योंकि चंबल नदी का जो पार्ट है वो इसी सर्कल से आके आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि इसको चंबल का उपाध्य प्रदेश बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आया हुआ है, सो आप इसको याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर जो नदी निकली है चंबल नदी और इसके अलावा अन्य नदी है, तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि आपके मध्य भारत के पठार में बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ है, आपका सॉइल इरोजन हुआ है, यानी कि मृदा का अपरदन हुआ है। ठीक है, अब मृदा का अपरदन हुआ है तो वहां पर उसने उत्खात भूमि यानी कि बीहड़ यानी कि रेवाइन, ये शब्द याद रखना, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे रेविन्स, क्या बोलते हैं इनको अपन यहाँ पे रेविन्स, तो हिंदी में भी लिख के आ सकता है ऐसा। तो यहाँ पर इस प्रकार के आपको खंड देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपने पिक्चर्स वगैरह में देखे होंगे जहाँ डाकू वगैरह की चंबल के बीहड़, ठीक है, पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, वहां पर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर एक सोन चरैया मूवी और आई थी, ठीक है, तो वहां पर भी बहुत डिटेल में बताया है, नाम सुना होगा फूलन देवी, तो ये फूलन देवी को भी बताया सोन चरैया मूवी में, चाहो तो जाके देख सकते हो आप। तो वहां पर ये जो चंबल के नदी और अन्य नदी हैं उनके माध्यम से ही बने हैं, तो आपको याद रखना है, पूछे आपसे कि किस पठार में बीहड़ आपको देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा होगा आपको यहाँ पर मध्य भारत का पठार होगा। ठीक है, अब इस सर्कल से हम बात करें, क्षेत्र से हम बात करें, तो चंबल नदी निकल रही है, इसके अलावा काली सिंध हो गई, पार्वती नदी हो गई, कुवारी नदी हो गई, और एक कुवारी नदी इतनी खास नहीं है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका जो मुरैना का सर्कल है, ठीक है, मुरैना में अगर आपने नाम सुना होगा जौरा पड़ता है ना, मुरैना से थोड़े डिस्टेंस पे जाएंगे तो जौरा तहसील बनी है, तो उस सर्कल में एक कुवारी नदी फ्लो करती है ना, तो बहुत खतरनाक नदी मानी जाती है, बाढ़ बाढ़ भी लेके जाती है, बट आज की डेट में बैलेंस्ड है। ठीक है, और एक कौन सी आपकी कुनू, तो ये जो नदियां हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपके मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की और, जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको मिट्टी कौन सी देखने को मिलेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो एक होती है कौन सी आपकी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा जो अवसाद यानी कि जो जमाव बहा कर लाया गया, तो उसने वहां पर कछारी मिट्टी का भी निर्माण कर दिया है। ठीक है, सो जलोढ़ हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कछारी मिट्टी के ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि कंकड़ छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, सो कछारी मिट्टी जलोढ़ से थोड़ा डिफरेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली है एक ही चीज, समझ लो आप अभी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी में देखने को मिलेगी, आपकी यहाँ पर कछारी मिट्टी देखने को मिलेगी। और कृषि की बात करें अपन यहाँ पर, तो गेहूं हो गई, आपकी सरसों की फसल हो गई, तो ये जो है वो फेमस है, और सरसों के लिए तो स्पेशल फेमस है आपका ये मुरैना और एक ग्वालियर का सर्कल आपका। ठीक है, चलो दोस्तों, हम ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि इन सब के इंडिविजुअल टॉपिक है। कृषि जो टॉपिक है उसको अपन प्रॉपर पढ़ेंगे ही, मिट्टी का टॉपिक भी हमने मिट्टी को अच्छी तरह समझ लिया, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मिट्टी आपकी मिल रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड आपने नाम सुना होगा, झांसी, ठीक है, यूपी में पड़ता है, तो झांसी कालपी का नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह जस्ट बिकॉज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई से बिलोंगिंग जगह है ये। सो ये जो सर्कल है आपका कहाँ पर आता है, बुंदेलखंड में। सो बुंदेलखंड में हम देखें अभी हमारा जो नया जिला बना हुआ है कौन सा, निवाड़ी, है ना, कौन सा जिला आपका यहाँ पर निवाड़ी जो बना हुआ है वो हो गया। इसके अलावा आपका टीकमगढ़ का पार्ट हो गया, आपका ओरछा नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। तो ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पर, तो ये कौन सा आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश में भी है, बट हम अभी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो प्रदेश में हम देखें यहाँ पर, तो 7.7% भाग में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलता है। कितना आपका यहाँ पर 7.7%, और कुल क्षेत्र की अपन बात करें, अगर आपसे नंबर याद होते हैं तो याद रखना, बाकी ये 7.7% याद रखना है। ठीक है, 23,733 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये डायरेक्शन जो हो गई,
ये डायरेक्शन जो हो गई, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। तो ये कौन सी जगह होगी आपकी दिशा, दक्षिण पश्चिम। वहीं बात करें दक्षिण पूर्व, कौन सी आपकी ये जगह, ठीक है। सो दक्षिण और पूर्व, तो यहाँ देख लेते हैं इसके दक्षिण पूर्व में तो सर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये आपका जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। सो बुंदेलखंड के पठार में देखें यहाँ पर, तो आपका जो पश्चिम दिशा है, ठीक है, पश्चिम दिशा में मध्य भारत का पठार, या फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि उत्तर में भी आपका क्या है, मध्य भारत का पठार है, क्योंकि ये पश्चिम डायरेक्शन भी आ रही है, यहाँ पे उत्तर भी आ रही है। जबकि आपका ये देखो, ये बुंदेलखंड है पूरा का पूरा, ये सर्कल जो है वो आपका बुंदेलखंड। एक सेकंड में चेंज करके बता देता हूँ इसको। ये जो सर्कल है आपका, ये कौन सा आपका यहाँ पर बुंदेलखंड है, तो यहाँ पर आपका मालवा पड़ रहा है। तो यानी कि ये जो जगह हो गई वो कौन सी हो गई आपकी, साउथ वेस्ट, यानी कि आपका ये दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार पड़ रहा है, ठीक है। जबकि बात करें हम यहाँ पर पश्चिम में मध्य भारत का पठार पड़ रहा है। उत्तर में देखोगे तो यमुना का जलोढ़ मैदान पड़ रहा है, यानी कि उत्तर में देखो मालवा का पठार भी है, और उसके ऊपर हम जाते हैं यहाँ पर तो यमुना जी फ्लो होती है, ठीक है। सो वो देखने को मिल रहा है। और दक्षिण पूर्व में देखें हम यहाँ पर, तो आपको पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। पन्ना आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे हीरे निकलते हैं, है ना। तो ये आपको जो है यहाँ पर अजयगढ़ की पहाड़ी और पन्ना भी है। सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्लियर। अब देखो, बुंदेलखंड को हमने जनरली क्या कर दिया है, दो खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। एक है आपका पूर्वी खंड और एक जो है आपका वो कौन सा, पश्चिमी खंड। सो पश्चिमी खंड की बात करें अपन यहाँ पर, पश्चिमी खंड यानी कि ये सेक्शन, कौन सा आपका ये सेक्शन। तो पश्चिमी खंड में आप देख लो, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, तो ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो पश्चिमी खंड में आपके शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिले देखने को मिलेंगे। ये भिंड जिला पूरा नहीं आता, थोड़ा सी भाग आता है। ग्वालियर भी पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा भाग आएगा। और शिवपुरी भी आधा आपका कहाँ पर जाता है, वो मध्य भारत के पठार में जाता है, ठीक है। सो आधे आधे भाग में देखने को मिल रहे हैं। अब इसके लिए अपन बात करें यहाँ पे, इसके पूर्वी खंड में आपको छतरपुर, टीकमगढ़ हो गया, और नवगठित जो हमारा जिला बना है निवाड़ी, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जिले आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है, कौन कौन से पार्ट में है, ठीक है। और नाम सुना होगा बुंदेला, बुंदेलखंड यानी बुंदेला राज्य के ये यहाँ पर वंशकों का शासक रहा है, तो उनको भी याद रखना है, बट उसको अपन आगे और अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखें, जो चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अब सर आपने मध्य भारत में जो चट्टान नहीं बताई, ठीक है। अरे मध्य भारत में चट्टान इसलिए नहीं बताई, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर चट्टान है, बट इतना मेजर जो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, वहां पर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है ना वहां पर, इसलिए ज्यादा मेंशन नहीं किया वहां पर इस चीज को। बट यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से ये पठार का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर हम देखें कि ये जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं, ठीक है, तो ये तीन ओर से क्या है कि चंद्राकार जो है वो पार्ट बनाता है आपका, ठीक है। यानी कि चंद्राकार इस प्रकार के पार्ट में ये हमको बुंदेलखंड देखने को मिलता है, क्लियर। सो अगर पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो बुंदेलखंड का जो पार्ट है वो किस प्रकार की आकृति में है, तो आप बोल सकते हो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। अब इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी हमको देखने को मिलती है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है आपकी यहाँ पर, सिद्ध बाबा की चोटी। अब इसके अलावा बात करें इस जो आपका ये पठार है, तो वहां पर आपके समतल मैदान पाए जाते हैं, यानी कि पेनी प्लेन पाए जाते हैं। अब यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी होगी, आप तो सिंध, बेतवा, धसान, और कौन सी आपकी यहाँ पर, केन नदी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब फसल में देख लें यहाँ पे, तो ज्वार जो है इसकी प्रमुख फसल है। और यहाँ पर आपको जो मौसम देखने को मिलेगा, यहाँ के जो वन देखने को मिलेंगे वो मौसम के अनुसार ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो वन हैं वो कैसे रहेंगे, आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले रहेंगे, क्योंकि मौसम भी इसी प्रकार का रहा होगा, है ना। और यहाँ पर अपन बात करें, इस पठार में लगभग 30% भागों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो तेंदुपत्ता जो है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, यानी कि प्रमुख वन जो उपज है यहाँ पर वो कौन सी आपकी यहाँ पर, तेंदुपत्ता है, क्लियर। ये पॉइंट जो सीधे डायरेक्टली याद ही रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार की, ठीक है। अब रीवा पन्ना का जो पठार है वो कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पर ये सर्कल में,
ठीक है, बुंदेलखंड के हम नीचे देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अपन देख लें, यहाँ पर बुंदेलखंड को या तो अपन यहाँ से मेजर करेंगे तो उत्तर बोल दो, या फिर बुंदेलखंड के की दिशा में दक्षिण में क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। सो रीवा पन्ना के उत्तर में क्या हो गया, बुंदेलखंड हो गया। अब यहाँ पर ये भी आपका कौन सा सर्कल है, आपका ये भी आपका उत्तर दिशा ही है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम देख लें यहाँ पे तो आपको उत्तर प्रदेश का पार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम नीचे की ओर देखते हैं यहाँ पर दक्षिण दिशा में तो बघेलखंड देखने को मिलेगा, और दक्षिण में यहाँ से देखें तो आपकी नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगी। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। अब ये जो है, ये जो पठार है वहां पर हम देखें कि इसका जो विस्तार है, ठीक है, वो आपके पन्ना, रीवा और ये आपका दमोह, करेक्शन कर लेना आप यहाँ पे कौन सा, दमोह, सागर और सतना जिले में है, ठीक है। इसके अलावा इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, विंध्य कगारी प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि विंध्यांचल पर्वतमाला का जो पार्ट है और वहां पे आपके कगार बने हुए हैं, जिसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसको यहाँ पर, विंध्य कगारी प्रदेश, ठीक है। सो विंध्यांचल पर्वतमाला आपकी ये है तो ये विंध्य कगारी प्रदेश हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन काल की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। मतलब आपकी जो आर्कियन एज की जो चट्टान है उनकी टूट फूट हुई और वो धीमे धीमे इकट्ठे होते गए, तो उसके माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ है। और ये कायांतरित मतलब, कायांतरण का मतलब होता है क्या, रूप परिवर्तन, ठीक है। जैसे आपने देखा कोयला जो रहता है, कोयला धीमे धीमे हीरे में बदल जाता है, किस में बदल जाता है आपका यहाँ पर, हीरे में बदल जाता है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस हो रही है जिसके थ्रू एक खनिज दूसरे खनिज में बदला, तो वो कायांतरण होता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं तब वहां पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है। एक होती है आग्नेय, एक अवसादी और एक कायांतरित, तो वहां पर अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि इस पठार का जो मध्य भाग है वो कैसा है, आपका समतल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, दमोह का पठार बोलते हैं। दमोह जिस जगह में आ रहा है तो वो आपका क्या बन गया, दमोह का पठार, क्लियर। जैसे कि एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि ग्वालियर का जो सर्कल पड़ता है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर कि लश्कर का पठार, कौन सा पठार आपके यहाँ पर, लश्कर का पठार, तो जो लोग ग्वालियर वासी हैं उन्हें तो पता होगा लश्कर जगह का नाम है। सो लश्कर का पठार जो है वो कहाँ पड़ेगा, आपको यहाँ पर मध्य भारत के पठार में पड़ेगा। अब दमोह का जो पठार है, दमोह तो जिला है तो आसानी से आपका डिकोड कर पाओगे। सो इसका जो मध्य भाग है उसी अपन ने क्या नाम दे दी, यहाँ पर दमोह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दमोह जिले का जो पार्ट है ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे आपको वहां पर, ठीक है, उसको क्या देखने को मिलेंगे वहां पर, आपको दमोह का पठार देखने को मिलेगा, पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। अब बात करें रीवा पन्ना के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 350 से 400। सो ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डाटा बढ़ाने से है ना दिमाग में बोझ बढ़ेगा, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होंगी। अब इस पर्वत श्रृंखला के उत्तर के अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्वत श्रृंखला में आपको यूपी दिखेगा, तो यहाँ पर मेंशन किया उत्तर के मैदान। सो यहाँ पर अपन ऊपर जाते हैं तो ये आपके भौगोलिक क्षेत्र देखें तो आपके यहाँ पर गंगा यमुना के विशाल मैदान स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको अपन यूपी बोल दो या फिर उत्तर के विशाल मैदान बोल दो या फिर गंगा यमुना के मैदान बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पर दक्षिण के पठारी भागों के मध्य, ये क्या काम करती है, यहाँ पर विभाजक का कार्य करती है। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर, ये हो गया आपके उत्तर के विशाल मैदान और जो नीचे का जो पार्ट हो गया वो दक्षिण पठार का पार्ट है, तो ये इसके बीच में किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विभाजक के रूप में काम कर रहा है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है कि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइन को ही पूरा का पूरा उठा के मेंशन कर दिया आपके लिए। चलो अब देखें यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी देखेंगे, टॉन्स, केंट, सोन और बीहड़ इत्यादि नदियां जो है वो यहाँ देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र में हमको कई सारे जो जलप्रपात हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जलप्रपात की ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, तो वो जाके आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो और उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो अब दोस्तों जो लास्ट का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा आपका यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है। अब मैं बात करूं यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी जो है वो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि 26% भाग में है। और ये जो तकरीबन फैला हुआ है वो आपके 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब मैं बताने की जरूरत नहीं, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो कि उसके उत्तर में आपको मालवा का पठार भी देखने को मिल रहा है, उत्तर में आपको रीवा पन्ना का पठार भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सर दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों ऑप्शन आएंगे तो तीसरा ऑप्शन ये भी आएगा ए और बी, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही बोनस होएगा, है ना। अब बात करें यहाँ पर इसके, आप दक्षिण में देखो यहाँ पर
दक्षिण में हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, यहाँ पर संपूर्ण भाग में सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला, इसके हम पूरब की ओर जाएं तो बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, और इस सर्कल में जाएं हमको तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, गुजरात भी देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में कौन सी नदी फ्लो हो रही है, तो यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, ताप्ती नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, ताप्ती। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। चलो अब बात करें यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी जो है, क्या नर्मदा सोन घाटी जो है वो राज्य का सबसे निचला भूभाग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बनी है वैली जिसमें आपकी नर्मदा घाटी फ्लो होती है, और ये जो क्षेत्र आपके ऊंचे हैं, ये क्षेत्र यहाँ पे सतपुड़ा, तो ये तो और भी ऊंचा है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और ये एवरेज बोल सकते हो, लेकिन ये जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिफ्ट वैली बनी है, भ्रंश घाटी बनी है। सो ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, आपका प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समुद्र तल से दूरी मापते हैं, ठीक है, समुद्र तल से दूरी मापी जाती है, तो वहां के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, तो ये और ये, ठीक है, तो काफी कंपेरेटिवली ऊंचे भाग हैं, और इसके बीच का जो निचला भाग है, तो प्रदेश का जो सबसे निचला भाग है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है। अब ये तकरीबन फैला हुआ है आपका 86,000 वर्ग किलोमीटर में, और प्रदेश का दूसरे सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और तकरीबन 26% जो एरिया है वो उसको कवर करता है। अब बात करें यहाँ पर कि इसका जो निर्माण हुआ है, नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण हुआ है वो भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ है, जिससे क्या बने, यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ। भ्रंश यानी कि आपकी यहाँ पर वैली क्रिएट हुई है, ठीक है, तो मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, तो आप एक प्रकार से गड्ढा सरीका मान लो उसको, ठीक है, कि घाटी सरीके जो गड्ढा का निर्माण हुआ है, तो बस आप उसको भ्रंश समझ लो अभी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो है वो प्रायद्वीपीय भूभाग का क्या एक भूखंड है। अब इसकी दक्षिण में हम देखें तो आपको सतपुड़ा पर्वतमाला विस्तार में फैली हुई है, जबकि सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में आपको कैमूर की पहाड़ियां जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब कैमूर की पहाड़ियां का जो पार्ट है वो यहाँ सर्कल से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये सर्कल में आपको कैमूर की पहाड़ी देखने को मिल रही है। अब ये जो है वो कौन कौन से जिले में आपको देखने को मिलेगी, तो जहां जहां से नर्मदा जी निकल रही हैं, जहां जहां से नर्मदा नदी फ्लो करती है, और ये सारे जिले अभी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप नर्मदा जी का जो पार्ट जहां जहां से क्रिएट हुआ, अनूपपुर हो गया, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, तो ये सारे के सारे पॉइंट को अच्छी तरह से माइंड में सेट करो, बार की बार लिख के चेक करो, बार की बार रिवाइज करो उनको, तो ऑटोमेटिक ये आपके क्या माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो जहां जहां से नर्मदा और उसके आसपास में देखने को मिल रही है नर्मदा जी, तो वहां ये आपकी घाटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके बाद की दो वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें अपन पर्वत को डिस्कस करेंगे, अन्य पठार को भी डिस्कस करेंगे, और जो अभी कैमूर श्रृंखला की हमने बात करी उसको भी अपन अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके सेकंड वाला पार्ट हमको अच्छी तरह से देखना है और नोट डाउन भी करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।